हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुबह मिश्रा पर। आज की क्लास में हम लोग इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम वही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, भारत का इतिहास। इसमें दिया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। लेकिन बच्चों ये एग्जाम में आने वाले नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला ये है कि पूछ सकता है कि देखिए भारतीयों को इंडिया किसने कहा, यानी भारत को इंडिया किसने कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनानियों ने। चलिए इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को इंडिया किसने कहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनानियों ने। ठीक है, और पूछ सकता है कि भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान किसने कहा, तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन भारत यानी मेडिएवल हिस्ट्री, तथा तीसरा आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री देखने वाले हैं। देखिए प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत क्या है, तो देखिए धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। इन चार स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है बच्चों, तो वेद है। ठीक है, जिसके संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वेद व्यास। ठीक है, और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा वेद है बच्चों, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है एवं अथर्ववेद है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है, और सबसे लास्ट में यानी सबसे बाद में आया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सभी वेदों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, क्या है पहला बच्चों, ऋग्वेद है। तो देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल और 10,128 सूक्त हैं। ठीक है बच्चों, यानी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 मंडल। पूछ सकता है कितने सूक्त हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 10,28 सूक्त। ठीक है, और ऋचाओं की संख्या पूछ सकता है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी ऋचाएँ हैं बच्चों, 10,462 है। ठीक है, अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं हम लोग, होतृ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3रे मंडल में। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि देखिए देवता सोम कौन किस चीज़ के देवता हैं बच्चों, तो पौधों के देवता हैं। ठीक है ना, पेड़ पौधे जितने होते हैं उनके देवता कौन है, सोम है। तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है, 9वें मंडल में किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, खील कहा जाता है। आगे देखते हैं, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का
आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ठीक है, यानी चतुष्वर्ण समाज की जो हमारा समाज 4 वर्गों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी परिकल्पना कहाँ पे हुई है बच्चों? तो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऐसा इसमें मान्यता है कि देखिए, ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से निकले हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है बच्चों? ऋग्वेद है। वामनावतार यानी भगवान विष्णु ने वामन का रूप लेके और महाराज बलि से जो जमीन नापा था, ये कहानी आप लोगों को पता होगा। उसी के विषय में वर्णन किस में हुआ है बच्चों? ऋग्वेद में वर्णन हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा है अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 मंत्र हैं। ठीक है, तथा अग्नि के लिए कितने हैं बच्चों? 200 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, देखिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? अधर्यु कहते हैं। ठीक है, यानी जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे क्या बोला जाता है? अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? सामवेद। तो देखिए, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। ठीक है, यानी इस वेद में देखिए, सामवेद को जो लोग पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्रातु बोलते हैं। ठीक है, और देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस वेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो सामवेद को। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है अथर्ववेद। देखिए बच्चों, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। यानी अथर्व वेद की रचना किसने की? अथर्व ऋषि ने की। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, अथर्व वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ये कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, कुछ पॉइंट साथ में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। यानी विष्णु पुराण मौर्य शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, देखिए, मत्स्य पुराण की रचना कब हुई थी? आंध्र सातवाहन वंश के शासनकाल में। वायु पुराण की रचना किस वंश काल में हुई थी? तो गुप्त वंश काल में हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है बच्चों? अथर्ववेद है। ठीक है, ये पॉइंट हम पहले बता चुके हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद होगा। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष है। यानी पुराण की रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष है और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यानी पुराण के रचयिता कौन होंगे? तो लोमहर्ष हैं तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है, चलिए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना यानी प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण। अगला पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किस में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, इसी में है। ठीक है, चलिए, जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। क्वेश्चन पूछ सकता है जातक किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी से संबंधित है। ठीक है,
अब देखिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगम क्या है, तो आंसर होगा जैन साहित्य है ये। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं। चाणक्य का और कौन कौन सा नाम है बच्चों, कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, कल्हण के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा कल्हण। ठीक है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राय तरंगिणी है। ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया हुआ है कि पुस्तक राय तरंगिणी किसके द्वारा रचित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कल्हण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछ सकता है कि राज तरंगिणी का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, यानी कश्मीर के इतिहास का वर्णन राय तरंगिणी में किया गया है। देखिए, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। ठीक है, और चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, पाणिनि। क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, आंसर क्या हो गया, पाणिनि। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है ना, यानी कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो कौन सा कैसा ग्रंथ है बच्चों, एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, देखिए पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये सभी पॉइंट को बच्चों आगे विधिवत डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो टेंशन ना लीजिए। बस हम इन लोग इस सेशन में वही पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलता, सिलेक्शन उसी से मिलता है जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है उसको पढ़ने से। अब हम लोग कुछ विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियाँ, यानी विदेशी यात्री जो भारत आए थे उनके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी पहला ए पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनान यानी रोमन से आने वाले लेखक के विषय में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला ये है जो इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, टेसियस कौन है, तो यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, ये क्वेश्चन बस इतना पूछ सकता है कि टेसियस कहाँ का निवासी था, तो ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, इतना ही होगा इसका। अब देखिए हेरोडोटस, तो आप लोगों को पता होगा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इसका पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मेगास्थनीज। ठीक है, यह देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है डाइमेकस या सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। जो टॉलमी था वो कौन सा पुस्तक लिखा बच्चों, भारत का भूगोल। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लिनी। ठीक है, प्लिनी ने कौन सा पुस्तक लिखा, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं चीनी लेखक के विषय में। ठीक है, तो देखिए फहियान, पहला क्या है, फहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में आया था। बस यही क्वेश्चन पूछता है कि फहियान किसके दरबार में आया था। ठीक है,
तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राय दरबार में आया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट क्या है? हेनसांग। हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग ने 629 ईसा पूर्व में 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है, हेनसांग सबसे पहले कहाँ आया था? तो भारत के राज्य कपिसा पहुंचा था। ठीक है, भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईसा पूर्व में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत सी यूकी नामक पुस्तक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है जिसे, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सी यूकी पुस्तक का रचना किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेनसांग। यह हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलते हैं आगे। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। अब हम लोग अरबी लेखक के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला कौन सा पॉइंट क्या है? अल-बरूनी। अल-बरूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कीर्ति क्या है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यानी हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ? भारत की खोज। ठीक है, यानी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा? अल-बरूनी ने लिखा था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट क्या है? इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। ठीक है, इब्न बतूता भी अरबी यात्री था। इसने पुस्तक कौन सा लिखा? रिहला। देखिए ये इब्न बतूता था। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे, मार्को पोलो। ठीक है, देखिए यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, मार्को पोलो बस इसलिए फेमस है क्योंकि इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, शासक कौन था उस समय? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से में मिलता है। ठीक है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। देखिए प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। साथ में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? सर्वप्रथम यवन शासकों ने ही चलवाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अभिलेख और उससे संबंधित शासक। ठीक है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये कलिंग राज खारवेल इससे संबंधित शासक है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, इसके से संबंधित शासक कौन है? रुद्रदामन है। ठीक है, अब अगला है प्रयाग स्तंभ लेख, इससे संबंधित शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है, यानी उत्तर भारत के जो मंदिर थे उसकी कला शैली कौन सी शैली थी? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? द्राविड़ शैली कहलाती है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। ठीक है बच्चों, दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव पड़ा है, अतः यह कौन सा शैली कहलाती है? वेसर शैली कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पंचायतन मंदिर क्या होता है? पंचायतन मंदिर वो हुआ कि एक मुख्य विशेष मंदिर हो और उसके किनारे किनारे 4 मंदिर हो छोटे छोटे। ठीक है, तो उसको पंचायतन मंदिर कहते हैं। ठीक है, पंचायतन मंदिर के उदाहरण देखिए कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन क्या पूछता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो खजुराहो में है ये। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है?
खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर आप लोग को पता होगा उड़ीसा की राजधानी है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये सभी पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। ठीक है बच्चों।